अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल चॉइस। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, आप लोग का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं नॉवेल लेकर आई हूँ उसका नाम है वहशत इश्क, जिसको तहरीर किया है सना अब्बासी ने। तो ये नॉवल बहुत अच्छा है, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यकीनन ये नॉवल भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो इस नॉवल की किसकी तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे ये होगा मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और साथ साथ मेरी तमाम वीडियो को लाइक्स भी करिएगा। चलिए हम देर नहीं करते हैं, बढ़ते हैं इस किसके जानिब। आप बेशक मेरे बाप हैं मगर मुझे आपसे कोई मोहब्बत नहीं, मैं आपके पास नहीं रहना चाहती, मैं मम्मा के पास रहूँगी, इनके साथ ही रहूँगी। सर्द अजनबी कटोर लहजा एहसान शाह को लम्हों में रेजा रेजा कर गया, उम्र भर की तड़प इससे मिलने सीने से लगाने की आरज़ू सब तहबाला हो गया था। इसके सूल में दिन रात एक किए हुए थे और वो 20 साल इंग्लैंड में रहकर गुजार कर इसी माशे का हिस्सा बन गई थी। शाहवेज़ शाह गुस्से से मुठियाँ बेचे जबकि सामने बैठी अपनी मॉडर्न कज़न प्लस मनहूका को देख रहा था, जो जीन्स शर्ट में ऊँची हील, हाथ में बैंडेज, नाक में बाली पहने मुकम्मल मगरबी माहौल में डाली कोई अंग्रेज़ ही लग रही थी। इनके घर की औरतें घर में भी सर पे दुपट्टा रहने की आदी थी, बाहर चादर लेकर निकलती थी और इस तरह खुद की नुमाइश करती लड़कियों से इसे नफ़रत थी। शाहवेज़ शाह इसे इस हुलिया में देखकर और अपने पापा से यूँ बदज़बानी करते देखकर अब इसकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी, मगर वो बेबस था। इस वक्त अपने पापा के सामने कुछ कर नहीं सकता था सिवाय इसे घूरने के, जिसके सामने बेटी मगरू लड़की कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो सबको मुकम्मल नज़रअंदाज के अपने बाप से दो टोक बात करके निकल गई। शाहवेज़ आलम शाह, जिसका गुस्सा पूरे गाँव में मशहूर था, जिसको आज तक किसी ने जवाब देने की ज़रूरत नहीं की थी, वो एक छोटी-सी लड़की के सामने चुप खड़ा इसको अपने बाबा से बदतमीज़ी बात बात करते करते जाता देखता रहा। मगर अब उस लड़की की हठधर्मी देखते शाहवेज़ का दिमाग तेज़ी से काम करने लगा। वो कोई प्लान सोच रहा था जिस पर अब अमल करना ज़रूरी हो गया था। अपनी बात कहकर वो टिक-टिक करती जैसी आई वैसे ही सबको नज़रअंदाज किए चली गई और एहसान शाह आँखों में उम्मीद लिए से जाता देखते रहे। आज भी वो इनकी मोहब्बत ख्वाहिश को ठुकरा कर चली गई। ये तो कितने दिनों से हो रहा था। मगर एहसान शाह ने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। वो समझते थे शुमाइला ने इनकी बेटी के दिल में इसके बाप के लिए नफ़रत कूट-कूट के भर दी है। न जाने इनको कितने बुरे और भयानक किरदार में पेश किया गया होगा। ये मेरे पास ही रहेगी तो यकीनन मेरी मोहब्बत से इसकी हर गलतफ़हमियाँ दूर हो जाएँगी। यही सोचकर उन्होंने बार-बार इससे मुलाकात की, मगर वो टिस से मिस ना हुई, एक ही रटती कि नहीं जाना, नहीं जाना। और इसकी ये ज़िद शाहवेज़ को तहस दिला गई। इसे अपने चचा पर बेहद तरस आया। बेचारे बेटी से भिखारियों की तरह इसकी मोहब्बत और तवज्जो माँग रहे थे और वो बदतमीज़ी की इंतहा किए हुए थे। एहसान शाह वज़ीर आला पंजाब, जिनसे एक मुलाकात के लिए बड़े-बड़े लोगों को कई-कई दिन इंतज़ार करना पड़ता था, वो अपनी इकलौती बेटी के लिए सामने बेबस थे। यहाँ वो अपना नाम, पैसा, रुतबा, मुकाम सब कुछ भूले बैठे थे कि औलाद से बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं। वो तो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थे बेटी के उसूल के लिए। सारा इंतज़ाम हो गया है, आज से किसी भी कीमत पे ये काम होना चाहिए। शानदार से ड्राइंग रूम में सोफ़े पे टाँग रखे बैठे शख़्स ने कान से लगाए मोबाइल पे अपनी सर्द ग़ज़ीली आवाज़ में दूसरी तरफ बंदे से पूछा, अगर किसी किस्म की कोई भी गलती हुई तो एक-एक को कड़ी सज़ा मिलेगी। समझ के अब कौन गलती करके इस जल्लाद को जगाता जो सज़ा भी ऐसी देता है कि महीनों इंसान ना भूले। स्पोर्ट कार तेज़ी से कोर्ट की तरफ बढ़ रही थी। इसकी स्पीड इतनी तेज़ थी कि कोई भी हादसा हो सकता था, मगर अंदर बैठे इंसान को इस बात की कोई परवाह नहीं थी, या वो इन सब की आदी थी। आँखों पे ग्लासेस लगाए फुल वॉल्यूम में चलता म्यूज़िक से एन्जॉय कर रही थी। इस स्पोर्ट कार के ताकों में कब से एक ब्लैक कार थी। इस बात से अंदर बैठी शख्सियत अनजान थी। एक झटके से ब्रेक लगाने पे टायर की आवाज़ दूर तक गूंजी। इसे आज कोर्ट से काफ़ी दूर गाड़ी पार्क करना पड़ी थी, लेकिन इस बात से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि इतने दिन में आज ही क्यों इसे पार्किंग की जगह नहीं मिली। पार्किंग की जगह पे 4-5 गाड़ियाँ इस तरह खड़ी की गई थी कि दूसरी कोई गाड़ी नहीं आ सकती थी। ये सब पार्किंग रूल के खिलाफ था, मगर लड़की ने इस पे तवज्जो नहीं दी। इसे लगा ये सब भी पाकिस्तान में आम सी बात है, बस यही इसकी भूल थी। कितने लोग इस तरफ मुतवज्जह हुए जब अपने गैर मामूली हुस्न के साथ कार से बाहर निकली। लाखों की ड्रेसिंग, स्टाइलिश बेल्ट में लगे डायमंड, ब्रांडेड ब्लैक जीन्स और पर वाइट शर्ट पैंट के अंदर किए ऊंची हील का जूता पहने, गोल्डन सुनहरी सोने के तार जैसे स्ट्रैप में कटेगा कंधों से थोड़े नीचे जाते जाते बाल जिनमें सामने से पेन से रोका गया था। वो टिक टिक करते आगे बढ़ी। वो सबको नज़रअंदाज करती एतमाद के साथ मखरूज चाल चलते खुद की तरफ देखते लोगों को नज़रअंदाज करती आगे बढ़ी। के पास लोग महूत होकर इतने मुकम्मल हुस्न को देख रहे थे। सबकी नज़रें इसके लिए मामूल की बात थी। वो बचपन से लोगों की तवज्जो का मरकज़ रही थी और ख़ुद भी अपनी बेपनाह खूबसूरती से वाकिफ़ थी। मगर ये सब आज किसी को निगाहों पे जला रहा था। दो खुद से भरे खूंखार निगाहों ने इसे इस हुलिये में गाड़ी से निकलते देखा था और लोगों की गलीज़ हवस भरी नज़रों ने चलती पर तेल का काम किया। इसका बस चलता तो इस पूरे इलाके को आग लगा देता, मगर अभी इसे कुछ और करना था।
हानिया पार्किंग से 10 कदम चली ही होगी जब अचानक 15-20 वकील औरतें काले कोट पहने इसके करीब आई और उसके इर्द-गिर्द खड़े होकर जाने का रास्ता रोकने के साथ ही इसे हिलने के काबिल भी नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा था इन्हें जाने की जगह नहीं मिल रही एक साथ आने की वजह से, मगर हकीकत कुछ और थी। व्हाट द हेल इज़ दिस? और कुछ जगह नहीं मिली। स्टूपिड गर्ल्स, व्हाट नॉनसेंस! वो झूलाई थी। इतने लोगों को खुद के करीब देखकर इनके इसे धक्का देना इसे इरिटेट कर रहा था। इसी वक्त इस झुंड में एक पुरस्रार सा शख्स ब्लैक पैंट शर्ट और ब्लैक हुडी में ब्लैक मास्क पर लगाए शामिल हुआ और एक ही सेकंड में इसके मुंह पर रुमाल रखकर अपनी तरफ खींचकर पास खड़ी गाड़ी में इसे लेकर गायब हुआ। मैं इसने खुद को इस फलादी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की, मगर मुंह पर रखे रुमाल ने इसे चंद सेकंड में बेहोश कर दिया। गाड़ी में बैठे मास्क पहने इस शख्स ने अपना मास्क उतारा और गाड़ी फुल स्पीड से इस जगह से निकाल कर अब हवा से बातें करने लगी। इसका रुख अपने गाँव की तरफ था। ये सब इतनी तेज़ी से हुआ कि बाहर लगे कैमरों में भी कुछ नज़र ना आ सका। इतनी भीड़ में कुछ लम्हों के लिए आना किसी की नज़रों में ना आ सका। हानिया आराम से सीट पर बेहोश पड़ी थी। शाम तक हवेली पहुंचने के बाद वो अब आराम से बैठा अपने चचा को अपने कारनामे की इत्तला दे रहा था। जानता था ये बातें इन्हें गुस्सा दिलाएगी, मगर फिर भी वो था ही शाहवेज आलम शाह ज़िद्दी, खुद सर अपनी मर्जी करने वाला, सामने वाले को बेबस करके इसे सुकून हासिल करने वाला, जिस पर इससे ज़िद हो जाए। दूसरी तरफ इस एहसान शाह चीख उठे, व्हाट क्या कह रहे हो, होश में तो हो शाहू? वो इतने प्यार से शाहू बोलते थे। अगली पेशी पे इसने चाचा को, जिन्हें वो बाबा कहता था, कि बचपन में बाप के इंतकाल के बाद वो इसके लिए बाप थे, अपने प्लान के मुताबिक कोर्ट जाने नहीं दिया। एहसान शाह की एक ज़रूरी मीटिंग भी थी, मुलाकात तो बहरहाल करना ज़रूरी थी। सो उन्होंने कुछ सोच कर शाहवेज जो इनका लाडला भतीजा कम बेटा ज़्यादा था, जिस पर वो बेहद एतबार करते थे, इसे भेज दिया। इस वक्त इन्हें ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो कोई ख़तरनाक मंसूबे बनाए हुए हैं। पता तो इस वक्त चला जब शाहवेज शाह ने हवेली से इत्तला दी कि वो और हानिया गाँव पहुँच चुके हैं। एहसान शाह इतनी बड़ी बात सुनकर दंग रह गए। हानिया को किडनैप करके लाया था। शाहवेज शाह की जुर्रत पर वो हैरत ज़दा और परेशान, वो कुछ देर तो बोल न सके। वो तो आज तक इसे बच्चा ही समझते रहे थे, जिसे उन हाथों में पाला था। वो उनसे 10 कदम आगे निकला। बेटी के दूर होने के बाद शाहवेज़ का ही वजूद था, जिसने एक बाप की भी तड़पती हुई मोहब्बत को थोड़ा सुकून दिया था, और वो ज़िंदा भी इसी वजह से थे। वरना भाई की अचानक मौत, फिर बेटी का गायब हो जाना, जो उनकी बीवी शुमाइला ने किया था, सिर्फ अपनी हार का बदला लेने के लिए किया था। ये का बाद माँ बाप का दुनिया से जाना, इतने सदमों की झेलने के बाद वो पूरी तरह टूट चुके थे, मगर शाहवेज़ की वजह से इन्हें खुद को संभालना पड़ा। इनके ख़ानदान का इकलौता वारिस इनके प्यारे भाई की आखिरी निशानी। शाहवेज़ खुद बेखानिया के जाने के बाद खामोश और ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा हो गया था। अपनी मामूली सी चीज़ के लिए जज्बाती और जुनूनी हो जाता था। अगर इसके मिजाज के खिलाफ कोई कुछ गलती भी कर देता था, तो फिर इसको माफ़ नहीं करता था। एहसान शाह और आसिया शाह, शाहवेर की माँ, भी परेशान थी। बड़े होने के साथ इसके जुनून और गुस्से में इजाफा होता जा रहा था। बचपन की महरूमियों ने इसके अंदर ये एहसास पैदा कर दिए थे। वो जुनूनी हो गया था। जिस बच्चे को सबकी मोहब्बत मिली हो और इन सब का आदी हो, वो एक साथ सबका छोड़ जाना, चचा का रातों को जागना, चच्ची का धोखा, इस सब ने इसके दिल में औरत पर से एतबार उठा दिया था। लेकिन इस सब के बाद भी हानिया के लिए इसकी मोहब्बत में कमी नहीं आई थी। शाहवेज़ के लिए वो मासूम सी इसकी डॉल थी। इसकी नज़र में जो भी किया शुमाइला ने किया। मगर अब इसकी सोच बदल गई थी। जब इसने हानिया को देखा, कितना खुश था। वो सोचा था अपनी बचपन की इसकी याद में एक-एक तड़प और कब-कब इसने इसे याद किया बताएगा। मगर जब वो सामने आई, उसे देखकर भी नज़रअंदाज कर दिया, और वो पागल दीवाना अपनी इतने सालों की आँखों की प्यास बुझाता रहा। फिर दूसरी मुलाकात में इसकी आँखों में हकारत और नफ़रत देखकर इसका दिल करची-करची हुआ। अपनी मोहब्बत की आँखों में नफ़रत देखना आसान नहीं, जिसका परसों इंतज़ार किया जाए और वो आपको अपने काबिल ही नहीं समझता। पूरे दिन शाहवेज़ अपना वहम समझकर झुठलाता रहा। मगर फिर इस दिन रात को हानि की कॉल आई, जिसमें इसने शदीद नफ़रत में भेजे के बाद एक शाह के दिल में तार दिए। पर इस पर ही बस नहीं हुई। इसने कहा कि वो इसे तलाक दे दे, अपने मामू के बेटे से मोहब्बत करती है, इससे शादी करेगी। शाहवेज़ की बर्दाश्त की इतनी हद थी, इसने ज़ोर से मोबाइल दीवार पे मारा। वहशत ज़दा सा लहू रंग आँखें और चेहरा लिए कमरे के बीचों बीच खड़ा था। इसे कमरे की हर चीज़ खुद पे हँसती हुई नज़र आ रही थी। पूरा कमरा तहस-नहस करने के बाद भी इसके अंदर जलती हुई आग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, तो बाथरूम में घुस गया। सर्दी में शावर के नीचे खड़ा हो गया। ठंडा पानी जैसे ही सर पे पड़ा तो इसे कुछ होश आया, वरना तो लग रहा था कि इसके दिमाग की कोई नस फट जाएगी। मोहब्बत की पट्टी आँखों से उतरी तो एक-एक करके इसकी बातें याद आने लगी, कैसे अपने बाप के साथ रवैया अख्तियार किए हुए थी, और शाहवेज़ के लिए नफ़रत, हकारत और आज की बातें वो पागल होने लगा था। इसके अंदर का जुनूनी शाहवेज़ जागने लगा। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने हानिया बेगम, तुमने मेरी बीवी होकर, मेरे निकाह में होकर किसी दूसरे के बारे में सोचने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मैं शाहवेज़ आलम शाह, जो अपनी मामूली सी चीज़ में भी शिरकत बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुमने कैसे अपनी सोचों में किसी दूसरों को आने की इजाज़त दे दी? अब तुम्हें बताना ज़रूरी है कि तुम किसकी अमानत हो, और तुमसे ज़्यादा हक किसका है? और बिना शर्ट, सिर्फ ट्राउज़र में शावर के नीचे खड़ा, दोनों हाथ सामने दीवार पर टिकाए, जिनकी एक-एक नस उभरी हुई थी, लंबा चौड़ा और वजूद ठंडे यख पानी से खुद को अज़ियत देता, लाल रंगा आँखों में हानिया शाह का अक्स समाये इससे मुखातिब था। खुद इस वक्त भी अहद किया था इसने हानिया और शाहवेज़ आलम शाह को सबक
खाना है, और इसी टाइम इसने हानिया की 3 दिन बाद किडनैपिंग का प्लान बनाया और आज वो अपने मकसद में कामयाब रहा। इस सब में जो इससे चाह कर गुज़रा बिना किसी नुकसान का सोचे। फिर दूसरी तरफ एहसान शाह की आवाज़ से अपनी सोचों से बाहर आया। मैं क्या कह रहा हूँ शाहो? दूसरी तरफ इसके खामोश हो जाने पर वो झंझलाए थे, तभी तेज़ आवाज़ ने उसे पुकारा। इनके गुस्सा करने पे वो बड़े आराम से बोला, "बाबा काम यूँ ही मुमकिन नहीं था। आप सारी उम्र भी इस लड़की को समझाते रहेंगे तो वो नहीं समझेगी। शुमाइला आंटी का चालों को इन पर उलटने के लिए ज़रूरी था कि वो हमारे पास रहे। मैं इसे ले आया हूँ ज़बरदस्ती आपकी इजाज़त के बगैर, क्योंकि मुझे पता है आप कभी इजाज़त नहीं देंगे। मगर आप मुझ पर एतबार करें, मैं इन सब से निपटना अच्छी तरह जानता हूँ। और बाबा शायद आप भूल रहे मेरा इसके साथ क्या रिश्ता है। आज नहीं तो कल इसे मेरे पास ही आना था, तो यूँ ही सही।" अब की बार इसके लहजे में थोड़ी नाराज़गी थी कि आखिर बात इसके मिज़ाज के खिलाफ़ हो रही थी, तो वो था ही खुद में मिस्टर परफेक्ट। ओहो! शावेश, ये तुमने क्या कर दिया? ये सब ऐसे नहीं होना था। हानिया तुम्हारे मन को है, इसे तुमसे कोई दूर नहीं ले कर सकता था, तो ये जल्दबाज़ी क्यों की तुमने? मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। शुमाइला तो ज़मीन आसमान एक कर देगी मेरे खिलाफ़ और ज़्यादा मसाइल खड़े करेगी, और ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुमने। वो खफ़ी से कोई सख्त बात बोल भी ना सके कि दूसरी तरफ जान से अज़ीज़ भतीजे का नाराज़ होना जो महसूस कर चुके थे। सॉरी बाबा, मैं आपको दुखी और परेशान नहीं देख सकता था। वो कौन-सा काम था अपने बाबा जान पर जान देता था। इनका बस होना महसूस करके वो भी थोड़ा नरम पड़ा, मगर खुद को अब गलत नहीं माना था। हाँ, अब तो तुमने मुझे बहुत आराम पहुँचाया ना, मैं जिस पोस्ट पर तुम सोच भी नहीं सकते मेरे लिए कितना बड़ा अज़ाब बन जाएगा। तुम ऐसा करो, उसे फ़ौरन वापस छोड़ कर आओ, अभी भी ज़्यादा वक़्त। वो इनके बीच में काट कर बोला, "वक़्त गुज़र गया बाबा, आप वापसी की बात छोड़ें, आप पर बात नहीं आएगी। आप बिल्कुल परेशान हो, बस खामोशी से आप अपने काम करते जाइए, यहाँ मैं सब सँभाल लूँगा, इनके फ़रिश्तों को भी खबर नहीं होगी।" हानिया शाहवेज़ की आखिर में इसका अंदाज़ कुछ जताता हुआ सा था, बार-बार हानिया को छोड़ने की बात इसे तहस ला रही थी। कोई दूसरा अगर ये बात करता तो अब था इसका मुँह सलामत नहीं होता, मगर एहसान शाह की हर बात बर्दाश्त कर रहा था। वो तो इसके सब कुछ थे। कोई और बात होती तो वो कभी भी इनसे बहस तो नहीं करता, दूसरे सवाल नहीं करता। मगर यहाँ बात इसकी इज़्ज़त और गैरत की आ गई थी, जो इनकी बेटी दाँव पर लगाने वाली थी। इस पर तलाक का केस दायर करके ये बात एहसान शाह को नहीं बता सकता था। क्या बच्चे जैसी बातें करते? क्या ये कोई मज़ाक है? मेरी पोज़ीशन को समझ रहे हो? तुमने बहुत बुरा किया है। वो अब सब गुस्से में थे। हारने का सोच-सोच के इनका बीपी हाई होने लगा था कि अब तो इसकी नज़र में और बुरे बन गए थे। जो होना था हो चुका, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। आप जानते हैं, आप फ़िक्र ना करें, अब आप आराम करें। इतने स्ट्रेस लेना अच्छा नहीं आपके लिए। इसने कहते ही फ़ोन बंद कर दिया और एहसान शाह हेलो हेलो करते रह गए। अज़ीम शाह का ताल्लुक बहुत बड़े ज़मींदार घराने से था। इनकी शुगर मिल्स और कई लेदर गारमेंट्स इंडस्ट्री थी, जो बाहर के मुल्कों को अपनी मसनूआत फ़रोख्त करती थी। सियासत में इनका बड़ा नाम था। अज़ीम शाह का शुमार मुल्क के अमीर तरीन लोगों में होता था। अज़ीम शाह की बीवी कुद्सिया बेगम थी, जो कि दीनदार और बेहद इबादत गुज़ार रहमदिल खातून थी। इनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा आलम शाह और इनकी बीवी आसिया शाह, और इनके मामू की बेटी थी। आलम शाह गाँव के सरदार भी थे। अज़ीम शाह ने इनके बेटे की पैदाइश पर अपनी ही गद्दी नशीन आलम शाह को बना दिया था कि ये इनके ख़ानदान की रिवायत थी। बड़ा बेटा ही बाप का नशीं होता था। आलम शाह और असीर शाह का सिर्फ़ एक ही 7 साल का बेटा था, जिसका नाम शाहवेज़ शाह था, जो सबसे लाडला और गुस्से का तेज़ एक ज़िद्दी बच्चा था। मगर घर का पहला बच्चा होने की वजह से सबके बेजा लाड प्यार ने इसे बचपन में ही ज़िद्दी और खुदसर बना दिया था। इसके बाद वो एक रहमदिल और अपने लोगों से मोहब्बत करने वाला बच्चा था। इसका गुस्सा और ज़िद जब शुरू होती थी, जब इसकी बात ना मानी जाए या इसके मिज़ाज के खिलाफ बात हो। गाँव का अगला सरदार शाहवेज़ शाह ही बनने वाला था। इस बात का फ़ैसला अज़ीम शाह ने पहले ही कर दिया था। एहसान शाह स्टडी कंप्लीट करने के बाद बाप के कहने पर सियासत में आ गए थे। तभी एक पार्टी में इनकी मुलाकात शुमाइला बेगम से हुई, जो शहर के बिजनेसमैन की बेटी थी। इनके पास एहसान शाह जितनी दौलत शोहरत तो नहीं थी, मगर शुमाइला बेगम भी खाते-पीते किराने से ताल्लुक़ रखती थी। 2-3 बार की मुलाकात में ही शुमाइला बेगम की खुद-एतमादी और ने इनको बुरी तरह मुतासिर किया, जिसके बाद एहसान शाह ने फ़ौरन शुमाइला अहमद को प्रपोज़ कर डाला। और शुमाइला बेगम को क्या एतराज़ हो सकता था? पढ़े-लिखे, लाखों की जायदाद के वारिस। इनका ख़्याल था कि वो शहर के मॉडर्न और फैशन-एबल ख़ातून हैं, तो जावेद मुल्क यकीनन इन सब दब कर रहेगा, मगर इनकी ये गलतफ़हमी शादी के बाद दूर हो गई। एहसान शाह पढ़ने-लिखने के बावजूद भी वो अंदर ही वही रिवायती जागीरदार थे और अपने ख़ानदान और रिवायतों से मोहब्बत करने वाले इंसान थे। शादी के बाद उन्होंने शुमाइला को हर चीज़ दी, मगर जो वो आज़ादी चाहती थी, वो नहीं दे सके। वो इन्हें भी अपनी मर्ज़ी और रिवायतों के मुताबिक चलाना चाहा, जिसके बारे में वो पहले ही शुमाइला बेगम को आगाह कर चुके थे। मगर वो शुमाइला को अपने हुस्न पर नाज़ते कि एहसान शाह को उँगलियों पे नचाएगी, जबकि शुमाइला को किसी पाबंदी में रहने की आदत नहीं थी। लेट नाइट पार्टीज़, क्लब, ये सब इन्हें छोड़ना पड़ रहा था, तो अब इन्हें महसूस हो रहा था कि एहसान शाह से शादी का फ़ैसला इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। शादी के 2 साल के अरसे में हानिया भी इनकी ज़िंदगी में आ गई। रोज़-रोज़ इनकी लड़ाई झगड़े होने लगे। इन्हीं लड़ाई झगड़े में हानिया पैदा हुई।
1 साल पहले की बेटी की पैदाइश पे एहसान शाह को लगा अब तो वो ज़िद छोड़कर इनके पास रहेगी, इनके साथ हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ारी रहेगी। मगर बेटी को देखकर वो और शेर हो गए। इनके हाथ एहसान शाह की कमज़ोरी लग गई थी। अब वो बेटी के ज़रिए इन्हें ब्लैकमेल करने लगी थी। जब इन सब हरबों से भी एहसान शाह हाथ नहीं आए तो उन्होंने तलाक का मुतालबा कर दिया। यही सब हालात देखते हुए अज़ीम शाह ने फैसला किया कि 1 साल हानिया और 9 साल शाहवेज़ का निकाह कर दिया जाए, जिससे शुमाइला बेगम को अनजान रखा गया। शायद अज़ीम शाह को ये डर था कि हानिया इनसे दूर चली जाएगी और क्रिस्टल आँखों वाली गुड़िया तो अब इन्हें जान से ज़्यादा प्यारी थी और सबसे ज़्यादा दीवाना तो इनका पोता शाहवेज़ शाह था, जो इसकी पैदाइश से ही इस पर अपना हक समझता था। हानिया इसके लिए बहुत कीमती खिलौना थी, जिसका वो बेहद ख़्याल रखता था। जब भी इसके चचा जान हवेली आते, वो सारा दिन किसी को भी हनिया को हाथ लगाने नहीं देता। इसके हर काम अपने हाथ से करता है। इस वक़्त इसकी ज़िद पूछने में सब न जाने कहाँ जा सोता था। बल्कि ये कहना ठीक होगा कि शावेज़ शान की जान सी चिड़िया में बंद थी, वो हानिया शाह थी। हानिया इनके ख़ानदान की पहली लड़की थी। इनके 3 पीढ़ियों से सिर्फ़ लड़के ही थे, ना ही अज़ीम शाह की कोई बहन थी, ना बेटी थी, इसलिए हानिया की अहमियत अब शाहवेज़ से ज़्यादा थी। अज़ीम शाह शायद मुस्तक़बिल के ख़तरे को भाप गए थे, इसलिए इतना बड़ा फ़ैसला कर गए। अभी वो सब ठीक तरह से खुश भी नहीं हो पाए थे, जब निकाह के 2 दिन बाद इनके बड़े भाई आलम शाह का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। एहसान शाह और शुमाइला की बात मानकर शहर में रहने का फ़ैसला कर चुके थे, मगर अब भाई के बाद सारे ख़ानदान की ज़िम्मेदारी इनके कंधे पर आ गई थी। माँ-बाप, भाभी और जान से प्यारे भतीजे को सँभालना था। ऐसे वक़्त में सबको छोड़कर शुमाइला की बात मानकर शहर में नहीं रह सकते थे, मगर इनकी मजबूरियों को समझने की बजाय शुमाइला अब खुलकर सामने आई और इन्हें तलाक पर ज़ोर देने लगी। वो हानिया के निकाह के बारे में जान गई थी, तो अब इनका एहसान शाह के साथ रहना नामुमकिन हो गया था। इस वक़्त हानिया सिर्फ़ 1 साल की थी और एहसान शाह शुमाइला को तलाक देना नहीं चाहते थे, मगर शुमाइला ने कोर्ट से खुला का मुकदमा दर्ज कर दिया और इनके नाम और इज़्ज़त को खूब उछाला। फिर ख़ानदान की बदनामी की वजह से एहसान शाह ने मजबूरन इन्हें तलाक दे दी। एहसान शाह से अलग के बाद शुमाइला हानिया को लेकर अपने भाई के पास कनाडा चली गई थी। एहसान शाह ने बहुत कोशिश की अपनी बेटी की कस्टडी लेने की, मगर इतनी छोटी बच्ची को माँ से दूर नहीं कर सकते थे, इसलिए कोर्ट ने शुमाइला बेगम के हक में फैसला सुना दिया और इतने साल शुमाइला ने हानिया को सबसे छिपा कर रखा। 20 साल तक एहसान शाह ने अपनी बेटी से मिलने की जंग लड़ी, फिर मजबूरन कोर्ट की तरफ से मुलाकात के नोटिस पे शुमाइला को पाकिस्तान आना ही पड़ा। अब की बार एहसान शाह ने इनकी एक-एक हरकत पर नज़र रखी हुई थी। वो एक अहम सियासी शख्सियत है, अपना असर व सुराग रखते थे, अपनी बेटी को किसी कीमत पर हासिल करना चाहते थे, इससे मिलना चाहते थे, मगर जब कोर्ट के ज़रिए इनसे मुलाकात हुई तो इसे नहायत बेरुखी और अजनबियत से सब कह दिया। फिर भी उन्होंने बार-बार मुलाकात की, मगर इसकी आखिरी मुलाकात में वो बहुत दिलबरस्ता हो गए थे, मगर अपने रब पर इन्हें पूरा भरोसा था और इन्हें नाउम्मीद नहीं करेंगे। इतने सालों की तड़प दुआओं का सिलसिला इन्हें ज़रूर मिलेगा। फिर अचानक इन्हें मीटिंग के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ा, तो मजबूरन उन्होंने अपने भतीजे शाहवेज़ शाह को भी भेज दिया, मगर इन्हें क्या पता था कि हानिया को किडनैप करने का प्लान बनाया बैठा है। अब शुमाइला बेगम हारने वालों में से नहीं थी, उन्होंने ज़मीन आसमान एक कर दिए। पहला शक एहसान शाह पर ही गया, मगर इनके ऊँचे ओहदे और नाम की वजह से इन्हें कोई मुश्किल तो ना हुई और इनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था, क्योंकि वो गवर्नमेंट की अहम मीटिंग की वजह से मुल्क में बाहर थे और शाहवेज़ शाह को उन्होंने अभी तक देखा नहीं था। इनका शक इस पर गया क्योंकि शुमाइला की नज़र में सारे असर व सुराग थे। इस सब के बावजूद भी शुमाइला बेगम को यकीन था कि हानिया की गुमशुदगी में एहसान शाह का ही हाथ है। इसी वजह से वो उनके घर आकर इन पे खूब अपनी भड़ास निकालने चली आई। तुम मुझसे मेरी बेटी को छीन नहीं सकते एहसान शाह, वो मेरी बेटी है, मैंने 20 साल इसे पाला है। वो तुमसे नफ़रत करती है, वो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, ना तुम्हारे ख़ानदान का कभी हिस्सा बनना पसंद करेगी, ना तुम्हारी मोहब्बत पे यकीन करेगी। जो तुम चाहते हो वो नामुमकिन है, वो जिस माहौल में पली-बड़ी है, कभी भी तुम लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करेगी। अब क्या करोगे एहसान शाह, बेटी को वो आज़ादी दोगे जो तुम्हारे सो कॉल्ड ख़ानदान की शान के खिलाफ है, या इससे भी हर ताल्लुक़ ख़त्म कर लोगे मेरी तरफ? वो चीख-चीख कर बोल रही थी, आखिर में इनका लहज़ा तंज़िया हो गया। एहसान शाह ने तहम्मुल से इनकी चीख का पुकार तन सुने। ये वो औरत थी जिससे उन्होंने मोहब्बत की शादी की, इनको पाकर वो खुद को खुशकिस्मत समझते थे। आज वो सामने खड़ी इनसे नफ़रत और हक़ारत से मुख़ातिब थी। कभी-कभी इंतहाई नफ़रत भी इंतहाई मोहब्बत में बदल जाती है। एक दिन मेरी बेटी की सारी गलतफ़हमियाँ दूर हो जाएँगी, तब वो अपने बाप की मोहब्बत का भी यकीन कर लेगी। वो कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, मगर चुप रहे। वो मेरी भी बेटी है शुमाइला, मैंने इसके लिए बस साल तड़पते हुए गुज़ारे हैं, और रही बात इसकी किडनैपिंग की, तो मेरे लिए पहले दिन से ही कोई मुश्किल काम नहीं था। उन्होंने तहम्मुल से अपनी बात समझाने की कोशिश की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो कल भी खुद को गलत होकर सही समझती थी, आज भी वो वैसी की वैसी थी। देख लेना साझा, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगी। अब वो धमकियों पर उतर आई थी। तुमने जो आज तक जो बुरा किया है, मैं इन्हें भी नहीं भूल पाया हूँ। अब भी किसी अच्छे की उम्मीद नहीं तुमसे। एहसान शाह के अंदाज से इन्हें जलाकर भस्म कर दिया। वो धमकियाँ देती वहाँ से निकल गई। अब वो सोच में डूबे थे। वो जानते थे इन पर उनकी पोजीशन पर किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता, मगर वो अब भी शाहवेज़ के इतने बड़े कदम पर फ़िक्रमंद थे, जो इनके इल्म में लाए बगैर इतना सब कर गए थे। वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि शाहवेज़ शाह पर कोई भी आँच आए।
एहसान शाह अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प रहे थे। वो जानते थे कि इनकी बेटी इस हादसे के बाद इसकी नफ़रत में और इज़ाफ़ा हो गया होगा। वो इन्हें गलती समझ बैठी होगी और वो इस वक़्त अपने मजबूर और बेबस थे कि अपनी पोज़ीशन भी इसकी नज़र में क्लियर नहीं कर सकते थे। एहसान शाह अच्छी तरह जानते थे कि शुमालिया ने इन पे कड़ी नज़र रखी होगी या शायद गाँव तक भी सारी इन्फॉर्मेशन ले चुकी होगी। सो कुछ दिनों तक इनका गाँव जाना खतरे से खाली नहीं होगा। शाविर शाह से वो नाराज़ थे, इसलिए नहीं कि वो हानिया को लेकर आया, बल्कि इसलिए नाराज़ थे कि क्योंकि इसने अपने इरादों की भनक तक इन्हें पड़ने नहीं दी, हर बात छुपाई। अब की बार दोबारा कोई ऐसी गलती ना करे, वो इस बात से बात करना बंद किए हुए थे ताकि वो दोबारा इनके इल्म में लाए बगैर कोई कदम ना उठाए। हानिया के बारे में सारी मालूमात मुलाज़िमों से ले रहे थे, जब तक तो सब ये अच्छे ही अच्छे बता रहे थे। अब शाविज़ ने नहीं सब बताने का कहा था और ये सब सच था, एहसान शाह नहीं जानते थे। दूसरी तरफ हवेली में शावेज़ के हुक्म पर आने के बारे में एहसान शाह को झूठ बोला जाता कि वो सिर्फ बहुत ही ख़ास और वफ़ादार मुलाज़िमों को ही आने की हवेली मौजूदगी की खबर थी। शावेज़ ने तमाम मुलाज़िमों को सख्ती से हिदायत की थी कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए और ना हवेली से बाहर ये बात निकलनी चाहिए। इसी वजह से शुमाइला बेगम को अब तक हानि का हवेली में होने का पता नहीं चल पाया था और शावेज़ शाह का गुस्सा तो पूरे गाँव में मशहूर था और मुलाज़िमा मुलाज़िम इसकी एक धार से काम चाहते थे। वो जितना नरम दिल और इंसाफ़ पसंद था, गुस्से का इतना ही तेज़ था। वो जानते थे अगर हुक्म अदली हुई तो क्या सज़ा होगी। अपने उसूल और रिवायत के लिए वो बहुत सख्त था। गुस्से में वो भूल जाता था कि सामने कौन है और अब दूसरे जुनूनी रूप में आ जाता था और इस वक्त वो खुद को गलत भी नहीं मानता था। ये वो शावेज शाह था जिसने अपने बाप दादा से मिली सरदारी के तमाम उसूल खुद बनाए थे। किसानों को इनके हक से ज़्यादा ज़मीन दी, पूरे गाँव के घरों में राशन तकसीम किया जाता। इनके बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी सारी शावेज शाह की थी। इस वक्त शावेज आलम शाह का एक रहमदिल सरदार बन जाता था जिसमें अपने खुदा का डर और मखलूक से मोहब्बत हो। इसी वजह से शावेज शाह गुस्से से खौफ ज़दा होने के बाद भी गाँव वालों के दिलों पे राज करता था। वो इन सब का शहज़ादा था, सारे लोग जानते थे इस पर, सब सारे लोग जान देते थे इस पर। वो अपनी सरदार से खौफज़दा होने के बावजूद भी बेहद मोहब्बत करते थे। मगर कौन जानता था ये रहमदिल शहज़ादा किसी के लिए जल्लाद भी साबित होने वाला था। गाँव के सरदार का एक दूसरा रूप भी था। बचपन के हादसा और महरूमियों ने शावेज शाह में अपनी हर चीज़ के लिए जुनून भर दिया था। अच्छा बनता भी तो इंतहा कर देता और बुरा बनने में आता तो इंतहा तक जाता। शावेज शाह के दिल में ये खौफ बैठ गया था कि वो जिससे भी मोहब्बत करता है वैसे दूर हो जाता है, इसलिए अब अपनी छोटी चीज़ के लिए भी जज्बाती था। एहसान शाह और साचिया शाह समझते थे वक्त के साथ सही हो जाएगा, मगर अब बड़े होने के बाद तो उसके जुनून और वहशत में इजाफा होता जा रहा था। आज 2 दिन हो चुके थे इसे यहाँ कैद हुए। इन 2 दिनों में इसने भूख हड़ताल, चीखना चिल्लाना, तोड़-फोड़, बेधमकियाँ सब करके देख लिया था, मगर इस जल्लाद ने इसका कोई असर नहीं लिया। अब वो यहाँ से भागने के रास्ते ढूँढ रही थी और मौके की तलाश में थी। अब वो अपने कमरे की बालकनी में पुरजोश अंदाज में इर्द-गिर्द का जायज़ा ले रही थी। इसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। सामने वाले रास्ते पर मेन रोड तक जाने वाली सड़क खासी लंबी थी और इस रास्ते पे पकड़े जाने का खतरा भी ज़्यादा था। कोई ना कोई मुलाज़िम ये मुलाज़िम आते-जाते उसे देख सकते थे और मेन गेट के बाहर पहरेदार भी मौजूद थे। मेन गेट की दीवारें इस हवेली की इस कदर ऊँची और सीधी थी कि इन पे चढ़कर दूसरी तरफ कूदना नामुमकिन था। सो बहुत दिन की सोच, विचार और प्लानिंग के बाद इसने पिछली तरफ वाला रास्ता फ़रार के लिए चुना था। बैक साइड लॉन था, मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों के दरख्त लगे थे, घने और सायादार। इस लॉन के चारों तरफ इतनी ऊँची दीवारें थी कि वह आसानी से न सही, थोड़ी मुश्किल से ही किसी चीज़ का सहारा दीवार के सिरे पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद सकती थी। हानिया ने इतनी दिनों की रिसर्च और बगौर जायज़े के बाद एक ऐसी तलाश कर ली थी जिस पे चढ़ा जा सके। एक घना दरख्त जो कि दीवार से कुछ चंद फुट ऊँचे दूर था, वो बस आसानी से इस दरख्त के ज़रिए दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ उतर सकती थी। कोई भी फर्तीला इंसानी काम चंद सेकंड में कर सकता था और आनिशा के लिए ये सब कोई मुश्किल बात नहीं थी। सेल्फ डिफेंस, हॉर्स राइडिंग, ये सब इसे सिखाया गया था। वो जिस मुल्क से आई थी ये सब मामूली बात थी एक लड़की के लिए। इसने अपने कॉलेज लाइफ में बड़े-बड़े टास्क इश्यू किए अचीव किए थे, तो ये क्या मुश्किल था इसके लिए। बस इस मनहूस से हवेली से निकल जाए एक बार। वो इसी राह से निकलने का पक्का प्रोग्राम बना चुकी थी। इस हवेली और इसके मालिक से फ़रार तो आसानी से मुमकिन ना थी। हर तरह से मिन्नत समाज गालियाँ, घूँसे, धमकियाँ देकर देख ली थी, मगर जो इसे अगवा करके लाया था वो इसे इतनी आसानी से वापस तो नहीं छोड़ेगा। अब इसे खुद कुछ करना था कि यहाँ से निकलना था। मम्मा के पास पहुँचना था। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ी पुरजोश अंदाज में प्लानिंग कर रही थी। सुबह फजर से कुछ देर पहले के वक्त सब लोग बेखबर नींद के मज़े लूट रहे थे, तो वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल आई। शावे शाह के तो फरिश्तों को भी खबर ना हो सकी। जब तक वो सोकर उठे वो यहाँ से बहुत दूर निकल जाएगी। हानिया ने हमेशा 10 से 11 बजे ही हवेली में इसे नाश्ता करते देखा था। इसके अंदाजे के मुताबिक वो लेट उठने का आदी था। इसी बात का फ़ायदा उठाकर अपने प्लान पर अमल करना था। वो सबसे छुपते-छिपाते एहतियात के साथ पिछले साइड लॉन में आई। इसी दरख्त के पास आकर इसका जायज़ा लिया, कहीं कोई जानवर तो नहीं, और इधर-उधर भी एहतियात देख ली।
پھر خود کو ریلیکس کرنے کے بعد آرام سے ہاتھوں پیروں کے پنجے کے ذریعے پیڑ پر کسی بلی کی طرح چڑھ گئی اور دیوار پر اتر کر بیٹھ گئی اور دوسری طرف کود گئی۔ اپنی کامیابی پہ طمانینت اور خوشی کی ایک طویل سانس اس کے منہ سے نکلی۔ دور کہیں سے فجر کی اذانوں کی آواز آنا شروع ہوئی تھی۔ اوہ بڑا آیا حاکم، تم یہاں سے نکل نہیں سکو گی، میری اجازت کے بغیر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی یہاں، اب تم باہر جانے کا خوف بھول جاؤ۔ اسے شاولز کی نقل اتاری، اس کا قرض لہجہ اور آہنی گرفت یاد آ گئی۔ کیسے اتنے دن اسے سختی سے پیش آتا رہا کمینہ کہیں کا۔ اب دیکھنا شاویشا یاد کرو گے کہ کس سے پالا پڑا ہے۔ اس نے کھڑے ہو کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے حویلی پہ ایک فاتحانہ نظر ڈالتے ہوئے اس کے مکین کو چیلنج کیا۔ کھیتوں کے درمیان چلنے کا راستہ بنایا گیا تھا، اطراف میں کھیت تھے، وہ سیدھی بھاگتی چلی گئی۔ اگرچہ یہ اس کے لیے بہت سویرے کا وقت تھا، مگر گاؤں والوں کی صبح تو اذانوں کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی تھی۔ ایک دو نمازی مسجد کی طرف جا رہے تھے، وہ چھپنے کی بھرپور کوشش کرتے، جب بھی کسی شخص کو دیکھتی تو پن گھنٹی سے اتر کر کھیت میں چھپ جاتی اور پھر کچھ دیر بعد سفر دوبارہ شروع کر دیتی۔ اونچا نیچا ٹیڑھا میڑھا راستہ تھا، اس کے پاؤں بھی موچ آ گئی تھی۔ اسے کب عادت تھی ایسے راستوں پہ چلنے کی، وہ تو زمین پر پیر بھی بہت کم رکھتی تھی، ہر وقت قیمتی گاڑیوں میں سفر پڑتی تھی، مگر اب تکلیف کے باوجود سفر جاری رکھا، کیونکہ یہ تکلیف اس وقت اس جان لیوا اور اذیتناک کیسے کم خوفناک تھی جو شاویز عاصم نے مما سے اسے جدا کر کے قیدی بنا کر رکھ دیا تھا۔ وہ آزادی پنچھی تھی، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والی، نہ کبھی کسی کی سنی تھی نہ کسی کی مرضی پر چلی تھی۔ ان 2 دنوں میں اس شخص نے اتنا بے بس کیا تھا کہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ ہانی نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی، اب کھیتوں کے بعد خالی میدان شروع ہو چکا تھا، اس کے بعد پکی سڑک تھی جو اسٹیشن تک جاتی تھی۔ خوشی کے مارے اس کی گرے کانچ جیسی آنکھوں میں روشنی سی بھر گئی، ایسا لگ رہا تھا کھویا ہوا خزانہ مل گیا ہو۔ بس کچھ دوری پر اس کی منزل تھی اور پھر وہ آزاد۔ چلتے چلتے ہانی کی یکدم سامنے نظر پڑی تو مارے حیرت اور خوف کے سانس لینا ہی بھول گئی، آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھلی تھیں۔ شاویشا گھوڑے پر سوار بیٹھا، اسے لال انگارہ آنکھیں خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ بھاگ رہی ہو تم ہم سے بچ کر، تم جانتی نہیں ہو شاویشا سوتے ہوئے بھی آنکھیں کھلی رکھتا ہے، ہماری کیسے کوئی فرار ہو جائے اور ہم بے خبر ہیں، اتنا نہ سمجھا ہے کیا سمجھا تھا تم نے، ہماری عزت کو نارام کر کے گھر سے بھاگ جاؤ گی، تو یہ تمہاری بھول ہے، تمہیں آخری سانس تک میری قید میں رہنا ہے۔ اب تم جیسی اتری گھوڑی کو شاویشا کو سیدھا کرنا آتا ہے، وہ گھوڑے پر سوار ہی اس پر غصیلے لہجے میں طنز پہ طنز کر رہا تھا۔ اگر اسے بابا جان کا خیال نہیں ہوتا تو اب تک اسے گھر سے بھاگنے کے جرم میں کب کا گولی مار چکا ہوتا، عزت پر بات آئے تو وہ ایک جلاد ہی بن جاتا تھا۔ شاویز ایک چس میں گھوڑے کی بیٹ سے اتر کر اس کے پاس آیا۔ ہرگز نہیں، میں جاؤں گی، میں مما کے پاس جاؤں گی، وہ چیخی، تم جیسے جانور کے ساتھ ایک پل بھی نہیں گزارنا مجھے، تم ہوتے کون ہو مجھ پر حکم چلانے والے، میں جان سے مار دوں گی تمہیں کمینے ذلیل انسان۔ ہمیشہ اپنے ناکامی اور بے بسی پر پاگل سی ہونے لگی تھی، اب پوری قوت سے اس پر چلا رہی تھی۔ اس نے کب خود کو اتنا بے بس محسوس کیا تھا، آج تو جو چاہا حاصل کیا، مکمل آزادی کے ساتھ جسے چاہے اپنی زندگی گزاری۔ مما نے آج تک کوئی سوال نہیں کیا اس سے، اور ان 2 دنوں میں اس شخص نے اسے کس بات پر ناکامی کا منہ دکھایا تھا۔ آہستہ بولو ورنہ گلا دبا کر یہیں تمہاری قبر بنا دوں گا۔ وہ ایک چس میں اس تک آتے اس کا جبڑا اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں چبا کر بولا، اگر کوئی اس ٹائم اس کی آواز سن لیتا تو وہ نہیں چاہتا تھا کسی کو بھی اس کی بھنک پڑے کہ شاہ خاندان کی بیٹی رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ رہی تھی۔ کیوں آہستہ بولو، میں چیخوں گی چلاؤں گی، سب کو تمہارے کرتوت بتاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ وہ جیسے پاگل ہو گئی تھی، اپنے ہاتھ کے ناخن سے مارنے لگی۔ شاویز نے اس کا پینگ ہوتا دیکھا تو پھر بالوں میں ہاتھ پھیر کر 1 منٹ سوچا، اپنا اور اپنے خاندان کا تماشا نہیں لگا سکتا تھا، اسی وقت سارے گاؤں والے جاگ چکے ہوں گے اور اب سب نے مسجدوں کا رخ کرنا تھا۔ اس کے بعد اسے اپنے کاموں میں شاویز گھٹنوں کی لگام ہلکے سے کھینچ کر اسے قریب کر کے اس پر سوار ہوا تھا، اور اگلا بے حد حیرت انگیز تھا ہانیہ کے لیے، اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ شاویز نے اس کی کمر میں بازو ڈال کے اسے یوں گھوڑے کی پشت پہ سوار کرایا جیسے کسی ننھی بچی کو اٹھا کر بٹھا دیا جائے، پھر اس کی تمام تر کوششیں، تڑپنا، چلانا، مارنا، نوچا، سب بیکار رہا۔ حویلی میں پہنچ کر چیختی چلاتی، ہاتھ پیر چلاتی ہانیہ کو کندھے پر ڈال کر اس کے کمرے میں لا کر بیڈ پہ پٹکا تھا۔ شکر تھا کسی سامنا نہیں ہوا تھا اس ٹائم۔ اب سے تمہارا لان میں بھی جانا بند، بڑی ٹھیٹ چیا ہے تم، شرافت کی زبان تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ اس پہ غرایا تھا، سوچ کے اس کے دماغ کی نس پھٹنے لگی تھی، اگر کسی کو خبر ہو جاتی یا اس کی ماں کے جاسوس جو گاؤں میں ہی تھے تو بابا کے لیے کتنا بڑا سا مسئلہ بن جاتا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ شاویز کو فجر سے پہلے اٹھنے کی عادت تھی اور وہ کسی بھی ملازم کو خبر ہونے سے پہلے ہانیہ کو گھر لے آیا تھا۔ اس وقت سب اپنی عبادتوں اور کاموں میں مصروف تھے، شاویز کے ڈر سے ہانیہ کی چیخ و چکار سن کر بھی باہر نہیں آئے تھے۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، میں جاؤں گی یہاں سے، تمہارے خاندان سے، اس حویلی سے دور، بہت دور۔ وہ 1 سیکنڈ سے بھی پہلے اٹھ کر اس کے مقابل کھڑے ہو کر پوری قوت سے چیخیں تھی۔ ایک شیر تھا، دوسرا سوا شیر، دونوں ایک دوسرے سے کم نہیں تھے، دونوں ہی غصے کے تیز اپنی کرنے والے تھے، نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا، ان دونوں کا کون ہارتا، کس کی جیت ہونی تھی۔
آج تک بولو یہ ہمارا گھر ہے، ہماری عورتیں اس طرح نہیں چلاتی، اور اگر بد زبانی یا گستاخی کری تو زبان کاٹ دی جاتی ہے ان کی۔ شاویز نے غرا کر کہا، اوف، یہ لمحہ اسے اندر تک چلا گیا ہے۔ وہ جب بھی اپنی شرافت، غیرت، خاندان کا ذکر اتنے غرور و کمر سے کرتا، ہانشہ کا دل چاہتا کہیں سے بھرا ہوا پستول ہاتھ لگ جائے تو ساری گولیاں اس کے اکڑے ہوئے لمبے چوڑے مضبوط سینے میں اتار دے۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس کا خاندان کوئی اعلیٰ چیز اور ہانیہ کوئی معمولی۔ یہ شخص جس کی تعریف کرتے گاؤں کے لوگ اور حویلی کے ملازمین کا منہ نہیں تھکتا تھا۔ اس جیسا نیک شریف انسان کرنے والا کوئی دوسرا جوان گاؤں میں نہیں تھا۔ حکم تھا، مالک تھا، جوان تھا، خوبصورت گاؤں کی ضرور خوبصورت لڑکیوں کا آئیڈیل جس کو چاہتا حاصل کر سکتا تھا، مگر آج تک کسی پہ میری نظر نہیں ڈالی تھی۔ مگر یہ ساری تعریفیں، یہ سارے توصیفی کلمات اس کی دفعہ میں نہ جانے کہاں چلے جاتے تھے۔ انتہائی کرا لہجہ احتکامیز گاؤں کا گفتگو اس کو اغوا کر کے لایا تھا اور حویلی میں قید کر رکھا تھا۔ کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں تھی سوائے انتہائی وفادار ملازموں کی۔ اس کی ماں اور بابا یہاں نہیں تھے اور ان کی غیر موجودگی میں ناخدا بنا بیٹھا تھا۔ ان لوگوں کے آنے سے پہلے ہی وہ اس کڑی شے کو سیدھا کرنا چاہتا تھا۔ اب اس کے لیے سختی کرنا پڑتی یا کچھ اور۔ شاویز شاہ نے کبھی نہیں سنی زندگی میں اب، اور یہ بڑی لڑکی مسلسل اس کی ذات کی نفی کر رہی تھی، اور یہ شاویز کی مردانہ انا کے لیے کاری ضرب تھی۔ ہانیہ شاویز عالم شاہ اس کی اندر کا جنون انسان کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس بات سے وہ جانتی کہ اپنا کتنا بڑا نقصان کرنے والی ہے۔ اب بھی مسلسل اس پہ چیختی، اس کے سامنے کھڑی نڈر انداز میں جواب دے رہی تھی، سنو مسٹر، مجھے تمہاری شرافت اور خاندانی واضح تاریخ کی جوتی برابر پرواہ نہیں۔ مائی فٹ، عزت، شان اور شوکت، اور ہاں زبان تم ان جاہل، بے بس اور گنوار عورتوں کی کاٹ سکتے ہو جو تمہاری رعایا ہیں۔ میں نہ تمہاری نوکر ہوں نہ کنیز۔ آئندہ مجھ سے اس لہجے میں بات نہ کرنا ورنہ دھمکی الٹ بھی کر کے دکھا سکتی ہوں۔ وہ بھلا ادھار رکھنے کی قائل تھی، دو بدو ایسے جواب زہریلا جلانے والا اس کی مردانگی اور وقار کو چیلنج کرتا لہجہ میں کچھ لمحوں کو تو حیرت اور غصے سے ساکت رہ گیا۔ اس نے اپنے اٹھے ہوئے ہاتھ کو بڑی مشکل سے روکا تھا۔ رخصتی سے پہلے اس کی یہ زبان اپنے طریقے سے بند نہیں کروا سکتا تھا جب تک وہ مکمل اس کی دسترس میں نہیں آ جاتی۔ وہ تھوڑا مجبور تھا کہ ابھی سے بابا نے اس لڑکی کی ذمہ داری اس کی سپرد کی ہوئی تھی، جب تک وہ اس پر مکمل ملکیت نہیں حاصل کر لیتا زیادہ سختی اس پر کر نہیں سکتا تھا۔ ہانی سب کہہ کر باہر کی طرف جانے لگی جب اس شاویز نے جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس اچانک حملے سے سنبھل نہیں پائی تھی اور شاویز کے سینے سے آ کر لگی۔ ہانیہ کا سر چکرانے لگا، ایسا لگا جیسے کسی دیوار نے اس کا سر ٹکرایا ہو۔ سنا نہیں تم باہر نہیں جاؤ گی؟ شاویز نے اس کا بازو پر زور دیتے ہوئے جھنجھوڑا تو ہانیہ کو لگا اس کا بازو کسی فولادی شنکجے میں جگڑ گیا ہے۔ تکلیف کی لہر پورے بدن میں سنسنا گئی ہے، پہلے سر کی تکلیف، اب بازو ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بیٹھو یہاں، اسے زوردار دھکے سے بیڈ پر گرا کر کرایا تھا جس میں وہ تیزی سے اٹھی تھی۔ تم ابھی، وہ کچھ کہتی جب غصے سے دھاڑا تھا، بس ایک لفظ نہیں بولنا ورنہ میں برداشت کی حد پر پار کر جاؤں گا۔ اور غور سے سن لو، یہ حلیہ اور لباس مجھے دوبارہ نظر نہ آئے۔ حویلی کے باہر اور مردان خانے میں قدم رکھنے کی غلطی مت کرنا، میں حکم عدلی اور گستاخی کرنے والے کو معاف نہیں کرتا۔ انتہائی شفاف لہجے میں وارننگ کرتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگر تھوڑی دیر یہاں رکتا تو اپنا کچھ ضبط کھو بیٹھتا۔ اس کی جھلستی سانسوں کی تپش سے پل بھر کو خوف کی شدت سے دھڑکتے دل کو بھی نہ سنبھال سکی۔ جب تک وہ جاگ چکا تھا، ہوش سنبھالتے ہوئے گڑبڑا کر بیڈ سے اتر آئی، لیکن جب تک وہ جاگ چکا تھا، مائی فٹ، جاہل، پینڈو، جنگلی، لعنت ہو تم پر، تمہارے خاندان پر، تمہاری شرافت پر، میں گولی مار دوں گی، آنکھ لگا دوں گی اس حویلی کو، اس قید خانے کو۔ وہ چلا چلا کر جو بھی چیز ہاتھ لگی، شیشے کی قیمتی واز، بھاری گلدان، بیڈ شیٹ، کشن پھینکنے لگی اور پھر تھک ہار کر بیڈ پہ گر کر رونے لگی۔